His Deadly Obsession for Innocent Girl. एपिसोड 51-60। आरना जी के इल्जाम अध्या पे और थप्पड़ मारना। अध्यक्ष बॉडी गर्म हो रही थी, जिसे देखकर मिस्टी परेशान होते हुए बोलती है, आधी टेंशन मत ले, अमाया को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज चुप हो जा यार, देखो तुम्हें बुखार आ रहा है। बोलते हुए वो अध्या के माथे में रखी पट्टियों चेंज करती है। ऐसे ही अगला दिल शुरू हो जाता है। रेयांश, जो कि अध्या के बारे में सोचते हुए सो चुका था, अचानक ही उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है और विहान भागते हुए कमरे के अंदर आता है और रेयांश को उठता है। रेयांश के उठते हुए ही विहान उसे अमाया के हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली बात बताता है, जिसे सुनकर रेयांश बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और बिना विहान को कुछ बोले या सुने ही कमरे से बाहर चला जाता है। 24 आवर्स लेटर, खुराना मैंशन में। आरना जी मैंशन के अंदर आते हुए जोर जोर से अध्या के नाम को चिल्लाते हुए उसे बुला रही थी। उनकी चिल्लाने की वजह से सभी की नींदें खुल जाती है। सभी एक एक करके नीचे आते हैं। आरना जी को इस तरह से चिल्लाते हुए अध्या को बुलाते देखकर लक्ष्मी जी आगे कर पूछते हैं, क्या हुआ आरना बहू, इस तरह तुम आधी बिटिया को क्यों बुला रही हो? लक्ष्मी जी की बात सुनकर आरना जी उन्हें कोई जवाब नहीं देती है और गुस्से से अध्या को नीचे आने का बोलती है। आवाज सुनकर अध्या भी नीचे आती है और फिर आरना जी के पास जाकर उनसे बोलती है, क्या हुआ छोटी मॉम आप? वो अभी बोल ही रही थी कि तभी आरना जी एक जोरदार थप्पड़ अध्या मारती है, जिसे देखकर अध्या के साथ साथ बाकी सब भी शॉक्ड हो जाते हैं। अध्या के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज पहली बार हुआ था जब आरना जी ने उस पर हाथ उठाया था। अध्या से तो मानो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों से आरना जी को ही देखे जा रही थी। विवेक जी और लक्ष्य जी वहां पे नहीं थे। विक्रम जी आरना जी के इस हरकत पर तुरंत ही गुस्से से पूछते हैं, ये क्या हरकत है आरना बहू, तुम होश में भी? तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है अभी? विक्रम जी की बात सुनकर आरना जी गुस्से से ही अध्या को देखते हुए बोलती है, हाँ हाँ मैं पूरे होश में हूँ और मुझे पता है मैंने अभी क्या किया है। ये काम मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने देर कर दी। अगर मैंने पहले कुछ किया होता तो आज मेरी बेटी इस हाल में नहीं होती। बोलते हुए वो गुस्से से अध्या की तरफ बढ़ती है कि लक्ष्मी जी अध्या के आगे आकर आरना जी से बोलती है, ये तुम क्या कह रही हो आरना बहू, होश भी है? तुम कैसे अध्या पे हाथ उठा सकती हो? वैसे ही जैसे इसने मेरी एमी को सीढ़ियों से धक्का दिया था, आरना जी गुस्से से बोलती है। जिस पर गौरी जी, जो कि अभी ही नीचे आई थी, अध्या को रोता हुआ देख और आरना जी की बातें सुनकर गुस्से से बोलते हैं, ये क्या बोल रही हो तुम? वही जो सच है। इतना बोलकर आरना जी अपने फोन निकालकर एक वीडियो चालू कर देती है,
जिसे देख पूरी फैमिली शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि अध्या ने अमाया को सीढ़ियों से धक्का दिया था। तब अमाया नीचे गिरी थी। अध्या जब वो वीडियो देखती है तो वो रोते हुए बोलती है, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे पता भी नहीं था कि एमी वहाँ पे है, मैंने एमी को सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया है, प्लीज आप सब मेरा यकीन कीजिए। आखिर अध्या अमाया को क्यों धक्का देगी? ऐसा करके अध्या को क्या मिलेगा? जरूर ये वीडियो नकली है। विक्रम जी वीडियो देखकर तुरंत ही बोलते हैं, जिस पर आरना जी बोलती है, क्योंकि अध्या रेयांश को पसंद करती है। अमाया और रेयांश की एंगेजमेंट हो गई जिससे ये खुश नहीं थी, इसलिए इसने मेरी बच्ची को सीढ़ियों से धक्का दे दिया ताकि वो रास्ते से हट जाए। इतना बोलकर आरना जी एक और वीडियो चालू करती है, जिसमें अध्या बोल रही थी कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही है। अमाया और रेयांश की एंगेजमेंट से ये वही वीडियो था जिसमें अध्या दक्ष को कह रही थी अपनी दिल की बात, जिसे देखकर अध्या अपनी सफाई देते हुए रोकर बोल रही थी, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने एमी को धक्का नहीं दिया है, प्लीज आप सब मेरा भरोसा कीजिए। अध्या को इस तरह रोते हुए अपनी सफाई देता देखकर गौरी जी के दिल में बहुत ही दर्द होता है। वो तुरंत ही अध्या को गले लगाकर अपने भरे गले से बोलती है, मुझे पता मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकती है। इतना बोलकर गौरी जी आरना जी की तरफ देखकर बोलती है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, ये वीडियो झूठी है, मैं नहीं मानती हूँ कि मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है, सब झूठ है, मैं मानती हूँ। जिस पर आरना जी कुछ ऐसा बोलती है जिसे सुनकर गौरी जी के कदम पीछे हट जाते हैं। वो जपने लगती है। लाइक कमेंट और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। स्माइल विद अ हेलो। एपिसोड 52 खुलासा और आरना जी का अध्या को घर से बाहर निकलना। अध्या को इस तरह रोते हुए अपनी सफाई देता देखकर गौरी जी के दिल में बहुत ही दर्द होता है। वो तुरंत ही अध्या को गले लगाकर अपने भरे गले से बोलती है, मुझे पता मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकती है। इतना बोलकर गौरी जी आरना जी की तरफ देखकर बोलती है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, ये वीडियो झूठी है, ये सब झूठ है, मैं नहीं मानती हूँ कि मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। गौरी जी के ये कहने पे अरना जी जोर से चिल्लाकर गुस्से में बोलती है, कौन सी बेटी? नहीं है ये लड़की आपकी बेटी। आरना जी की बात सुनकर मानो गौरी जी को झटका लगता है। उन्हें मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। अध्या को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। गौरी जी अपनी लखाती हुई जबान से बोलती है, ये तुम क्या कह रही हो? ये सब झूठ है। अध्या मेरी बेटी है, मैंने उसे जन्म दिया है। अध्या मेरी बेटी है। बोलते हुए गौरी जी की पकड़ अध्या पर मजबूत हो जाता है।
वो अध्या को ऐसे अपने साड़ी के पल्लू में छुपाए हुई थी जैसे कोई अध्या को उससे दूर न ले जाए। गौरी जी की हालत देखकर विक्रम जी और लक्ष्मी जी दोनों बहुत घबरा जाते हैं। विक्रम जी गुस्से से आरना जी से बोलते हैं, तुम पागल हो गई हो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, जो कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो। उद्धरण चिन्ह। विक्रम जी की बात पर लक्ष्मी जी भी उनका साथ देते हुए बोलती है, हाँ तुम्हें आराम करनी चाहिए। हम बाद में बात करते हैं, अभी तुम गुस्से में हो। उद्धरण चिन्ह। लक्ष्मी जी की बात बीच में ही काटते हुए आरना जी बोलती है, नहीं करना मुझे कोई आराम। मेरी बच्ची आज इस लड़की की वजह से इस हाल में है। और आप बोल रहे हैं कि मैं आराम करूं। आज मेरी बातें अनाप शनाप लग रही है आपको। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि मैं कोई भी फालतू नहीं बोल रही हूँ। गौरी भाभी ने तो एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन आप लोगों ने उस मरी हुई बच्ची इससे बदल दिया जिसके बाप का कोई अता पता नहीं था। इसे विवेक भैया ने अपना नाम दिया। घर, परिवार, पढ़ाई, खाना, हर एक चीज इसे हमने दिया, लेकिन ये एहसान मानने की जगह मेरी बच्ची के प्यार पे नजर गड़ाए बैठी हुई है। उससे उसका प्यार छीनना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रेयांश सिर्फ और सिर्फ अमाया का था है और आगे भी रहेगा, समझी। जिस तरह तू इस घर में आई थी ना, उसी तरह आज निकालना भी होगा। इतना बोलकर आरना जी गौरी जी के पास आती है और अध्या को खींचकर बाहर की तरफ ले जाने लगती है। अध्या के आंखों में आंसू थे। वो सुबकते हुए अपनी मॉम को देखती है जो स्टैच्यू की तरह खड़ी थी। अध्या अपनी मॉम और ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हुए इमोशन होकर दर्द भरी आवाज में बोलती है, मम्मा, दादू, दादी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है एमी के साथ। मैंने उसे नहीं गिराया है सीढ़ियों से, प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। विक्रम की ओर लक्ष्मी जी को अध्या को रोता देखकर इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें अध्या के लिए बहुत बुरा लगता है। भले ही वो उनकी सगी पोती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग अध्या से बहुत अटैच थे। विक्रम जी और लक्ष्मी जी दोनों आरना जी को रोकने के लिए उनके पीछे आते हैं और आरना जी को माना करते हैं ऐसा करने से, लेकिन आरना जी उनकी एक नहीं सुनती है। उल्टा उन्हें धमकी देते हुए बोलती है, अगर आप दोनों इस लड़की को घर पे रखा, जिसकी वजह से मेरी अमाया जिंदा लाश बनी हुई है, तो मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। आरना जी की बात सुनकर विक्रम जी और लक्ष्मी जी के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो दोनों अध्या को रोकना चाहते थे, लेकिन आरना जी के धमकी की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे थे। दोनों बेबस होकर गेट की तरफ देख रहे थे। अध्या अपनी उम्मीद भरी आंखों से विक्रम जी और लक्ष्मी जी को देखती है, लेकिन वो दोनों भी अपनी नजरें फिर लेते हैं। विक्रम जी और लक्ष्मी जी दोनों के ही आंखों में आंसू थे।
लक्ष्मी जी मुड़कर अद्या के पास जाने को होती है कि विक्रम जी उन्हें जबरदस्ती अपने साथ अंदर लेकर आते हैं। इधर आरना जी अद्या को धक्के मारकर खुराना मेंशन से बाहर निकलते हुए बोलती है, निकल जा मेरे घर और मेरी बेटी के जिंदगी से। कभी अपना ये मनहूस चेहरा वापस लेकर मत आना इस घर में, समझी। इतना बोलकर वो गेट बंद कर देती है। रात का वक्त था, साथ ही अद्या अकेले बाहर खड़ी थी। ऊपर से उसकी तबीयत भी खराब थी। वो रोते हुए बस बंद हो चुके गेट को देख रही थी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो रोए जा रही थी, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं था। इधर विक्रम जी और लक्ष्मी जी डे से ही अंदर आते हैं, तो देखते हैं कि गौरी जी को जमीन पर बेहोश है, जिसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं और भागते हुए जल्दी से गौरी जी के पास पहुंचते हैं। फिर गौरी जी को उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन गौरी जी होश में नहीं आती है, जिसे देखकर विक्रम जी और लक्ष्मी जी घबरा जाते हैं। विक्रम जी तुरंत ही डॉक्टर को कॉल कर उन्हें मेंशन में बुलाते हैं। लक्ष्मी जी को आरना जी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। डे से ही आरना जी मेंशन के अंदर आती गई। लक्ष्मी जी उठकर आरना जी के पास आती है और एक जोरदार थप्पड़ आरना जी के गालों में जड़ देता है। फिर गुस्से से बोलती है, मिल गया तुझे सुकून, पड़ गई तेरे दिल को शांति। क्या मिला तुझे ये सब पुरानी बातें बोलकर? अपनी बेटी की हालत देखकर तूने इसके बारे में भी नहीं सोचा जिसने तुझे अपनी बहन माना था। गौरी के लिए उसकी बेटी जिंदा तो थी, लेकिन तूने सच बताकर इसे जीते जी मार दिया। अमाया तो इलाज के बाद सही हो जाएगी, लेकिन गौरी का क्या? वो अब कभी भूल नहीं पाएगी कि जिसे वो अपनी बच्ची समझकर जी रही थी, वो उसकी बेटी नहीं है। आखिर क्या मिला तुझे? ये सब बोलते हुए लक्ष्मी जी रोने लगती है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर आरना जी को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने वो कह दिया है गौरी जी को जिसे उसे कभी नहीं बोलना था। कुछ देर बाद डॉक्टर्स आते हैं गौरी जी को चेक करने के लिए। गौरी जी को चेक करने के बाद डॉक्टर उन्हें एक इंजेक्शन लगाती है। फिर विक्रम जी और लक्ष्मी जी की तरफ देखकर बोलते हैं, देखिए इन्हें कोई बहुत बड़ा सदमा लगा है, जो इनके सेहत के लिए ठीक नहीं है। कैसे भी करके इन्हें उस सदमे से बाहर निकालना होगा, नहीं तो इनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। इतना बोलकर वो डॉक्टर एक इंजेक्शन गौरी जी को लगती है और फिर कुछ जरूरी चीज बताकर कमरे से बाहर चली जाती है। उनके जाने के कुछ देर बाद गौरी जी को होश आता है। होश आते ही उनके मन में सारी बातें एक एक करके आने लगती है। गौरी जी के दिमाग बस एक ही चीज बार बार गूंज रही थी, मरी हुई बच्ची को जन्म दिया था। यही बातें बार बार गौरी जी के जहन में आ रहा था, जिसे सोचकर गौरी जी के सामने धुंधला धुंधला सा नजर आने लगता है और उनकी आंखें एक बार फिर से बंद हो जाती है।
Join membership and get early access on new videos. Don't forget like, comments, share और subscribe. एपिसोड 53 मासूम अध्या और उसकी तकलीफें। डॉक्टर्स आते हैं गौरी जी को चेक करने के लिए। गौरी जी को चेक करने के बाद डॉक्टर उन्हें एक इंजेक्शन लगाती है। फिर विक्रम जी और लक्ष्मी जी की तरफ देखकर बोलते हैं, देखिए इन्हें कोई बहुत बड़ा सदमा लगा है, जो इनके सेहत के लिए ठीक नहीं है। कैसे भी करके इन्हें उस सदमे से बाहर निकालना होगा, नहीं तो इनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। इतना बोलकर वो डॉक्टर एक इंजेक्शन गौरी जी को लगती है और फिर कुछ जरूरी चीज बताकर कमरे से बाहर चली जाती है। उनके जाने के कुछ देर बाद गौरी जी को होश आता है। होश आते ही उनके मन में सारी बातें एक एक करके आने लगती है। गौरी जी के दिमाग बस एक ही चीज बार बार गूंज रही थी, मरी हुई बच्ची को जन्म दिया था। यही बातें बार बार गौरी जी के जहन में आ रहा था, जिसे सोचकर गौरी जी के सामने धुंधला धुंधला सा नजर आने लगता है और उनकी आंखें एक बार फिर से बंद हो जाती है। इधर अध्या अकेली सुनसान सड़कों में चली जा रही थी। उसके आंखों से बेइंतहा आंसू बहे जा रहे थे। हर एक बात और ताने जो आरना जी ने उससे कहे थे, वो सभी रील की तरह उसके सामने आ रहे थे। आज अध्या खुद को बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। उसे हर वो अच्छे पल याद आते हैं जो उसने खुराना फैमिली के साथ बिताए थे। रात काफी गहरा हो गया था। तेज हवाएं चल रही थी। मौसम भी खराब हो रखा था। कुछ ही देर में बारिश स्टार्ट हो जाती है। एक तो अध्या पहले से ही बीमार थी, ऊपर से ये बारिश और तेज हवाएं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अध्या बारिश में पूरी तरह से भीग गई थी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अपनी सारी हुई नजरों से वो इधर उधर देख रही थी, लेकिन चारों तरफ अंधेरे के सिवा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे अध्या को घबराहट महसूस होने लगता है। वो खुराना मेंशन से बहुत आगे आ चुकी थी, जहाँ पे उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो डरते हुए आगे सड़क पर चलती है और सुबकते हुए खुद से ही बोलती है, मम्मा, डेडा, भैयू कहाँ हो आप सब? आपकी अध्या को बहुत डर लग रहा है। प्लीज आ जाओ ना अपनी अध्या के पास। आप तो मेरे बोलने से पहले ही समझ जाते हो ना, तो आज आप मेरे बोलने पर भी क्यों नहीं आ रहे हो मेरे पास? आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हो ना, तो आज क्यों नहीं हो आप मेरे साथ? मम्मा, डेडा, आपकी अध्या को बहुत दर्द हो रहा है। भैयू, मुझे डर लग रहा है। प्लीज आ जाओ ना अपनी अध्या के पास। अध्या अपने पेरेंट्स और भाई को याद करते हुए खुद से ही बोले जा रही थी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इससे पहले वो कभी अकेले कहीं नहीं गई थी। हमेशा फैमिली के साथ ही वो बाहर आती थी। अकेली वो कभी नहीं रही थी, लेकिन आज वो बिल्कुल अकेली थी। कोई उसके पास नहीं था।
अध्या सुनसान सड़क पर धीरे धीरे चल ही रही थी। उसके पैर भी दर्द करने लगे थे। कुछ दूरी पर अध्या को एक पेड़ दिखता है। वो खुद को बारिश से बचाने के लिए उस पेड़ के पास जाती है और खुद को सिमटते हुए वही पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अपने घुटनों में अपने सर को छुपाकर अध्या सभी चीजें याद आने लगती है। जो कुछ भी आज खुराना मेंशन में हुआ था। आरना जी की हर एक कड़वी बातें उसके जहन में गूंजने लगती है। अध्या को अपना सर भारी भारी महसूस होता है। इसलिए वो वही ठंडी और गीली जमीन पर लेट जाती हैं। इधर रेयांश लिविंग रूम सोफे में बैठा हुआ था। तो वही सभी सर्वेंट्स और होटल स्टाफ लाइन पे वहाँ पे खड़े थे। ये वही सर्वेंट्स और स्टाफ थे जो अमाया के बर्थडे पार्टी में ओबरॉय होटल में मौजूद थे। सभी डर से कांप रहे थे। वही एक आदमी जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। उस आदमी के सर से खून निकल रहा था, जिसे देखकर बाकी लोग भी डर रहे थे। होटल का मैनेजर आगे आकर डरते हुए बोलता है, सर हम सच कह रहे हैं। हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ। हमने सभी चीजों का ध्यान रखा था, लेकिन पता नहीं मैम कैसे गिर गई सीढ़ियों से। वहाँ पे जो कैमरा लगा हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग भी किसी ने डिलीट कर दिया, पता ही नहीं चला। ये बोलकर जैसे ही वो मैनेजर रेयांश को देखता है, तो उसकी आंखें रेयांश की लाल गुस्से से भरी आंखों से मिलती है। जीस देखकर अंदर तक कांप जाता है वो मैनेजर। रेयांश कुछ बोलता या करता उससे पहले ही विहान आगे आकर कुछ बोलता है, जिसे सुनकर रेयांश गुस्से से अपने बॉडीगार्ड से बोलता है, पता करो। 10 मिनट है तुम्हारे पास। मुझे 10 मिनट के अंदर वो यहाँ पे चाहिए, नहीं तो तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। रेयांश की बात सुनकर उसके बॉडीगार्ड अपना सर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। 10 मिनट हुए भी नहीं थे कि रेयांश का बॉडीगार्ड्स अपने साथ एक औरत को अपने साथ लेकर आता है, जो करीब 30 साल के आसपास की होगी। एपिसोड 54। होटल का मैनेजर आगे आकर डरते हुए बोलता है, सर हम सच कह रहे हैं। हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ। हमने सभी चीजों का ध्यान रखा था, लेकिन पता नहीं मैम कैसे गिर गई सीढ़ियों से। वहाँ पे जो कैमरा लगा हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग भी किसी ने डिलीट कर दिया, पता ही नहीं चला। ये बोलकर जैसे ही वो मैनेजर रेयांश को देखता है, तो उसकी आंखें रेयांश की लाल गुस्से से भरी आंखों से मिलती है। जीस देखकर अंदर तक कांप जाता है वो मैनेजर। रेयांश कुछ बोलता या करता उससे पहले ही विहान आगे आकर कुछ बोलता है, जिसे सुनकर रेयांश गुस्से से अपने बॉडीगार्ड से बोलता है, पता करो। 10 मिनट है तुम्हारे पास। मुझे 10 मिनट के अंदर वो यहाँ पे चाहिए, नहीं तो तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। रेयांश की बात सुनकर उसके बॉडीगार्ड अपना सर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। 10 मिनट हुए भी नहीं थे कि रेयांश का बॉडीगार्ड्स अपने साथ एक औरत को अपने साथ लेकर आता है, जो करीब 30 साल के आसपास की होगी।
वो औरत बॉडीगार्ड के पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। विहान उस औरत और उसे के साथ आए हुए बैग्स को देखकर बॉडीगार्ड से पूछता है, ये बैग्स किसके उठा ले हो तुम लोग? तुम्हें बस वेट्रेस को लाने को कहा गया था। तुम लोगों ने तो सामान भी अपने साथ उठा ले आए। विहान की बात पर बॉडीगार्ड उस महिला को आगे करते हुए बोलता है, बॉस हम इस औरत को लाने गए थे। ये औरत हमें एयरपोर्ट में मिली। यहाँ से भागने तैयारी में थी, लेकिन उससे पहले ही हमारे आदमियों ने इसे पकड़ लिया, इसलिए सामान भी साथ लाना पड़ा। इतना बोलकर वो बॉडीगार्ड सर झुकाकर पीछे हट जाता है। वो औरत खुद को छुड़ाते हुए बोलती है, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम सब और मुझे क्यों लेकर आए हो अपने साथ जबरदस्ती? छोड़ो मुझे नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। वो औरत पुलिस की धमकी देते हुए बोलती है, लेकिन किसी को भी उसके धमकियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वही बाकी स्टाफ उस औरत को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई पागल को देख रहे हो। वो औरत चिल्लाते हुए खुद को छोड़ने का बोले जा रही थी। अचानक ही वहां पे गोली चलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर विहान और बॉडीगार्ड्स को छोड़कर बाकी सभी लोग डर जाते हैं। उस औरत की भी बोलती बंद हो जाती है। सभी डरते हुए रेयांश की तरफ देख रहे थे, जिसने अभी गोली चलाई थी। गन देखकर उस औरत के माथे पर पसीने आने लगते हैं। वो अपनी डरी हुई नजरों से रेयांश को देखती है। रेयांश बिना उस औरत की तरफ देखे ही अपने गन को साफ करते हुए अपने कोल्ड वॉइस में बोलता है, लास्ट चांस है तुम्हारे पास, सच सच बताओ कि कल अमाया सीढ़ियों से कैसे गिरी? नहीं तो अगली गोली तुम पर चलेगी। झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारे पास सबूत है कि उस वक्त तुम ऊपर सीढ़ियों के पास ही थी जब अमाया सीढ़ियों से गिरी थी। नीचे हॉल में लगे कैमरे में तुम साफ दिखी थी जब अमाया नीचे गिरी थी। इसलिए बोलने से पहले सोच लेना, नहीं तो तुम्हारी लाश ही यहाँ से जाएगी। विहान उस औरत को डराते हुए बोलता है, जिससे वो औरत और भी ज्यादा डर जाती है। पार्टी वाली रात के जिक्र से ही उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो औरत डरते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में बोलती है, साहब मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। जब मैं ऊपर स्टोर रूम से सामान लेकर आ रही थी, तब वो मैडम जो नीचे गिर गई थी सीढ़ियों से, वो एक ब्लू कपड़े वाली मैडम से कुछ कह रही थी। दोनों के बीच बहस होने लगता है किसी बात पे। फिर अचानक ही ब्लू कपड़े वाली मैडम दूसरी मैडम को धक्का दे देती है, जिससे वो मैडम नीचे गिर जाती है। मैं जब तक जाती उन्हें पकड़ने के लिए, तब तक वो मैडम नीचे गिर चुकी थी सीढ़ियों से। उस औरत की बात सुनकर विहान बीच में ही तुरंत बोलता है, अच्छा तो फिर तुम अपना ये सामान लेकर क्यों भाग रही थी जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो? और उस पार्टी से अचानक ही क्यों भाग गई, वो भी बिना पेमेंट लिए ही? बोलो। इतना बोलकर विहान अपनी शक की नजरों से उस औरत को घूरने लगता है।
जिससे वो औरत भी घबरा जाती है लेकिन फिर खुद को सही करते हुए बोलती है, हाँ क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। उस पार्टी में सभी बहुत बड़े बड़े परिवार के लोग आए हुए थे। वो मैडम भी बड़े घर की लग रही थी। ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं बड़े लोगों के लफड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए मैं वहां से बिना पैसे लिए ही आ गई, सोची बाद में पैसे ले लूंगी। और आज अचानक ही मेरे गांव से फोन आ गया कि मेरी सास की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी गांव के लिए निकली थी, लेकिन आपके ये बॉडीगार्ड मुझे यहाँ पे लेकर आ गए। अगर आपको झूठ लग रहा हो तो मेरे गांव में भी जाकर पता लगवा सकते हैं। इतना बोलकर वो औरत एकदम बेचारी सा मुंह बना लेती है। रेयांश एक बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर वो बॉडीगार्ड उस लेडी से गांव का नाम पूछता है। फिर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो रेयांश के पास आकर बोलता है, बॉस ये औरत सच बोल रही है। हमने इसके घर पे और गांव के आस-पास के लोगों से पूछताछ करा तो पता चला कि इसकी सास की तबीयत सच में खराब है। आज ये जाने वाली थी अपने गांव। इतना बोलकर वो बॉडीगार्ड चुप हो जाता है। रेयांश उस औरत को देखकर पूछता है, क्या तुम बता सकती हो कि वो ब्लू कपड़े वाली कौन थी, जिसने धक्का दिया था? साहब नाम तो नहीं पता, लेकिन देखूंगी तो पहचान जाऊंगी, वो औरत बोलती है। जिस पर विहान रेयांश के बोलने से पहले ही मैनेजर से बोलता है, जाओ तुम जल्दी से एंट्रेंस की सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ अभी। विहान की बात सुनकर मैनेजर वहां से ऊपर कंट्रोल रूम की तरफ चला जाता है। वो लोग अभी ओबरॉय होटल्स में ही थे, लेकिन रेयांश के बॉडीगार्ड्स ने चारों तरफ से होटल्स को घेर रखा था, जिससे कोई आ जा नहीं सकता था। करीब 15 मिनट बाद होटल का मैनेजर अपने साथ एक लैपटॉप लेकर आता है और एंट्रेंस वाला वीडियो ओपन करके एक बॉडीगार्ड को देता है। वो बॉडीगार्ड लैपटॉप रेयांश की तरफ पास करता है, तो विहान वो लैपटॉप खुद ले लेता है। फिर वीडियो स्टार्ट कर उस औरत की तरफ कर देता है और बोलता है, अगर तुम्हें वो ब्लू ड्रेस वाली दिखे तो हमें बता देना। वो औरत वीडियो ध्यान से देखने लगती है। करीब 10 मिनट बाद वो औरत बोलती है, ये रही वो मैडम। इतना बोलकर वो औरत लैपटॉप में इशारा करती है। तो विहान आगे आकर लैपटॉप में देखता है। फिर शॉक्ड होकर उस औरत से बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि ये वही है जिसने अमाया को सीढ़ियों से धक्का दिया था? हाँ हाँ साहब, यही है वो ब्लू कपड़े वाली मैडम। हमने इन्हीं को देखा था, वो औरत कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है। तो विहान शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ लैपटॉप में देखने लग जाता है। उसे मानो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो वो सुन और देख रहा है वो सच है। विहान के रिएक्शन को देखकर रेयांश गुस्से से पूछता है, कौन है वो, जिसकी इतनी हिम्मत ही गई कि वो मेरी अमाया, जिसे मैंने हमेशा प्रोटेक्ट करने का वादा किया है, उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की है।
रेयांश की बात सुनकर विहान कुछ नहीं बोलता है और लैपटॉप को रेयांश की तरफ कर देता है। रेयांश डे से ही सामने लैपटॉप में तस्वीर देखता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। साथ ही उसके हाथों के नसें भी साफ दिखाई देने लगता है। वहाँ का टेम्परेचर भी गिरता हुआ महसूस होने लगता है सबको। रेयांश के फेस एक्सप्रेशन देखकर वहाँ पे मौजूद सभी स्टाफ और मैनेजर डर की वजह से कांपने लगते हैं। वही विहान को भी थोड़ा सा डर लगने लगता है, ये सोचकर कि रेयांश क्या करेगा। रेयांश गुस्से से दांत पिसकर जोर से चिल्लाकर बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस तरह की लड़की को जो अपनी ही बहन को मारने की कोशिश करोगी। ये तुमने सही नहीं किया। इसका हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा आध्या खुराना। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रेयांश ओबरॉय कौन है और कितना खतरनाक है। रेयांश के गुस्से को देखकर विहान सभी को जाने का इशारा कर देता है। विहान के इशारे को पाते ही सभी स्टाफ और मैनेजर वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। रेयांश सभी चीजों को तोड़ फोड़ करने लग जाता है। विहान उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रेयांश का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रेयांश गुस्से से उस होटल से बाहर निकल जाता है। क्या करने वाला है रेयांश? Join WhatsApp channel, link in description of first comment. Don't forget like, comments, share. एपिसोड 55। रेयांश के फेस एक्सप्रेशन देखकर वहाँ पे मौजूद सभी स्टाफ और मैनेजर डर की वजह से कांपने लगते हैं। वही विहान को भी थोड़ा सा डर लगने लगता है, ये सोचकर कि रेयांश क्या करेगा। रेयांश गुस्से से दांत पिसकर जोर से चिल्लाकर बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस तरह की लड़की को जो अपनी ही बहन को मारने की कोशिश करोगी। ये तुमने सही नहीं किया। इसका हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा आध्या खुराना। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रेयांश ओबरॉय कौन है और कितना खतरनाक है। रेयांश के गुस्से को देखकर विहान सभी को जाने का इशारा कर देता है। विहान के इशारे को पाते ही सभी स्टाफ और मैनेजर वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। रेयांश सभी चीजों को तोड़ फोड़ करने लग जाता है। विहान उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रेयांश का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रेयांश गुस्से से उस होटल से बाहर निकल जाता है। इधर अध्या सुनसान से सड़क के किनारे बिल्कुल अकेली पेड़ के नीचे लेटी हुई थी सिकुड़कर। बारिश होने की वजह से अध्या भी पूरी तरह से गीली हो गई थी। जहाँ पे वो लेटी हुई थी वो जगह भी ऑलमोस्ट गीली हो चुकी थी। लेकिन अब अध्या के अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो वहां से उठ सके। अध्या की आंखें बंद थी। वो ठंड की वजह से कांप रही थी। कुछ देर बाद अध्या को महसूस होता है कि कोई उसके पास खड़ा उसे देख रहा है। भले ही उसकी आंखें बंद थी मगर फिर भी वो इस चीज को महसूस कर सकती थी कि कोई उसे घूर रहा है। अध्या को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस होती है,
लेकिन वो चाहकर भी अपनी आंखें खोल नहीं पाती है। अध्या के सामने एक ब्लैक हड्डी पहना हुआ लड़का खड़ा था। उसका चेहरा मांस से कवर था, जिससे सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। वो लड़का अध्या के पास आता है और फिर कांपती हुई अध्या को देखता है, जिसका चेहरा पूरा रेड हो रखा था। वो लड़का अध्या के रेड फेस को टच करता है, जो कि गर्म थे, जिसे देखकर वो लड़का अध्या को अपने गोद में उठाकर वहां से लेकर चला जाता है अपने साथ। अध्या उस लड़के की प्रेजेंस, उसका अपने साथ लेकर जाना सब महसूस कर सकती थी, लेकिन वो कोई भी विरोध नहीं कर पा रही थी। उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि अपनी आंखें भी खोल सके। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में दक्ष इस वक्त क्लाइंट के साथ एक मीटिंग अटेंड करने के लिए क्लब आया हुआ था। ये मीटिंग काफी जरूरी था उसके लिए। कुछ घंटे मीटिंग के बाद दक्ष इस क्लब से बाहर आता है और क्लब से सीधे अपने होटल के लिए निकल जाता है। कार में बैठकर दक्ष अपना फोन निकलता है और सीधे अध्या को कॉल करने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल पिक ही नहीं होता है। दक्ष कई बार कॉल करता है लेकिन एक बार भी कॉल पिक नहीं होता है, जिससे दक्ष परेशान हो जाता है। वो घर पे फोन करता है तो वहाँ पे भी कोई फोन नहीं उठाता है, जिससे दक्ष और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर समर्थ को कॉल करता है। कुछ ही रिंग में समर्थ कॉल पिक कर लेता है। दक्ष कॉल के पिक होते ही तुरंत बोलता है, सैम क्या वहाँ पे सब ठीक है? अध्या और बाकी सब मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे हैं? अध्या ठीक तो है ना? क्या तुम एक बार चेक करके बता सकते हो? उद्धरण चिन्ह। दक्ष बिना रुके समर्थ से सवाल पूछे जा रहा था। उसके आवाज में अध्या के लिए चिंता साफ महसूस किया जा सकता था। दक्ष को परेशान होता देखकर समर्थ उसे बीच में ही रोककर बोलता है, काम डाउन ब्रो, यहाँ पे सब ठीक है और तेरी जान भी बिल्कुल ठीक है। मैं अभी कुछ देर पहले ही पार्टी आया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी पार्टी में बिजी होगे इसलिए कॉल पिक नहीं कर पाए होगे। वैसे भी आज तेरी कजन की एंगेजमेंट भी तो हुई है रेयांश ओबरॉय से, तो उसी में सब बिजी होगे। अध्या भी बिल्कुल ठीक है और शायद वो तेरा फोन नहीं उठा रही है क्योंकि वो तुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है तेरे इस तरह बिना बताए ही जाने के लिए। इसलिए जल्दी से अपनी मीटिंग को निपटा कर वापस आ जा, नहीं तो तेरी जान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। समर्थ की बात सुनकर दक्ष का टेंशन थोड़ा कम होता है। वो एक गहरी सांस लेकर बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं जल्द ही आने की कोशिश करगा। हो सके तो कल खुरातूना मेंशन जाकर एक बार मेरी बात अध्या से करवा देना। मुझे थोड़ा अजीब सा फील ही रहा है। आज से पहले मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ है। एक बार तू अध्या से मेरी बात करवा देगा ना तो मुझे चैन की सांस आएगी। मेरी परेशानी भी कम हो जाएगी। उसकी आवाज। हाँ हाँ भाई तू टेंशन मत के, अध्या बिल्कुल ठीक है।
मैं कल बात करवा दूंगा अध्या से। डोंट वरी, समर्थ दक्ष से बोलता है। कुछ मिनट बाद दक्ष कॉल कट कर देता है और फिर अपने फोन में लगे छोटी बच्ची के फोटो को देखते हुए बोलता है, बच्चा आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बता नहीं पाया। बस 2 दिन फिर मैं वापस आ जाऊंगा। दक्ष अध्या के बचपन की फोटो जोड़ने अपने वॉलपेपर में सेट किए हुआ था। उसे देखकर बोलता है। इधर रेयांश काफी गुस्से में उस होटल से निकलता है और अपने कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। इस वक्त उसके सामने अध्या का ही चेहरा आ रहा था। हर एक पल जो उसने अध्या के साथ बिताए थे, जिसमें उसे सुकून महसूस होता था। लेकिन आज अमाया की कंडीशन और सीसीटीवी फुटेज को देखकर और उस वेट्रेस की बातें सुनकर रेयांश को अध्या पर हद से गुस्सा आ रहा था। क्या रेयांश की गलतफहमी अध्या को लेकर होगी दूर या फिर और बढ़ जाएगी रेयांश और अध्या के बीच गलतफहमी? क्या हुआ है अमाया को? क्या होगा अध्या से साथ? कौन उसे अपने साथ लेकर गया है? एपिसोड 56। हाँ भाई, तू टेंशन मत के अध्या, बिल्कुल ठीक है। मैं कल बात करवा दूंगा अध्या से। डोंट वरी, समर्थ दक्ष से बोलता है। कुछ मिनट बाद दक्ष कॉल कट कर देता है और फिर अपने फोन में लगे छोटी बच्ची के फोटो को देखते हुए बोलता है, बच्चा आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बता नहीं पाया। बस 2 दिन फिर मैं वापस आ जाऊंगा। दक्ष अध्या के बचपन की फोटो जोड़ने अपने वॉलपेपर में सेट किए हुआ था। उसे देखकर बोलता है। इधर रेयांश काफी गुस्से में उस होटल से निकलता है और अपने कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। इस वक्त उसके सामने अध्या का ही चेहरा आ रहा था। हर एक पल जो उसने अध्या के साथ बिताए थे, जिसमें उसे सुकून महसूस होता था। लेकिन आज अमाया की कंडीशन और सीसीटीवी फुटेज को देखकर और उस वेट्रेस की बातें सुनकर रेयांश को अध्या पर हद से गुस्सा आ रहा था। इधर ओबरॉय होटल में रेयांश के जाने के बाद विहान भी उस होटल से बाहर निकलता है। फिर अपने कार में बैठकर अपने फोन में कुछ चेक करने लगता है। विहान के होटल से निकलते ही वो वेट्रेस भी होटल से बाहर आती है। पार्किंग एरिया में आकर अपने फोन को निकलती है। फिर अपने आसपास अच्छे से चेक करके किसी को कॉल करती है। कुछ ही रिंग में कॉल पिक हो जाता है। कॉल के पिक होते ही वो वेट्रेस धीरे से बोलती है, हेलो मैडम, मैं ज्योति बोल रही हूँ। वो मैडम, आपने जैसा कहा था, मैंने बिल्कुल वैसा ही कहा है। उस वेट्रेस मतलब ज्योति की बात सुनकर दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिस पर ज्योति जवाब देते हुए बोलती है, नहीं मैडम, किसी को भी शक नहीं हुआ। मैंने पहले ही सीसीटीवी कैमरा के फोटो डिलीट कर दी थी, इसलिए किसी को भी मुझे पर शक नहीं हुआ। अब मैंने आपका काम कर दिया है तो मुझे भी आप मेरे बाकी के पैसे दे दो। ज्योति की बात पर दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर ज्योति हाँ बोलकर कॉल कट कर देती है। फिर अपने आसपास एक बार चेक करके वहां से निकल जाती है।
उसके जाने के बाद विहान, जो कि कार में ही था लेकिन उसके कार की लाइट ऑफ थी, जिस वजह से देखने में लग ही नहीं रहा था कि कोई अंदर बैठा हुआ भी है। ज्योति के जाते ही वो भी कार स्टार्ट करता है और फिर बिना ज्योति को पता लगे ही उसका पीछा करने लग जाता है। ज्योति टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को एड्रेस बताती है और वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद टैक्सी शहर के बाहर एक सुनसान इलाके के पास रुकती है। ये इलाका शहर से काफी दूर था, यहाँ पे लोग का आना जाना बहुत कम ही होता था। ज्योति का फोन पकता है। वो कॉल पिक करके टैक्सी से बाहर निकलती है, फिर ड्राइवर को पैसे देकर है वहां से अंदर की तरफ जाते हुए फोन पे बोलती है, मैडम बस 5 मिनट में पहुंच गई। 5 मिनट बाद ज्योति एक खंडहर नुमा जगह पे जाती है और फिर किसी को कॉल करते हुए बोलती है, मैडम मैं आ गई। कहाँ पे हो आप, दिखाई नहीं दे रही हो। ज्योति के बोलते ही एक औरत अंदर आती है, जिसने अपने चेहरे को मास्क से कवर करके रखा था। वो औरत एक बैग ज्योति को देते हुए बोलती है, अभी के अभी तुम इंडिया छोड़कर चली जाओ। मैं नहीं चाहती कि बाद में कोई प्रॉब्लम हो। अगर उन्हें कोई शक हुआ तो उनके शक होने से पहले ही तुम इस देश को ही छोड़ दो। और पैसे चाहिए होगे तो मैं तुम्हें और भी दूंगी, लेकिन तुम यहाँ पे वापस दिखनी मत देना। इतना बोलकर वो औरत पीसों से भरा बैग ज्योति को दे देती है। कुछ देर बात करने के बाद ज्योति और वो दूसरी औरत दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते हुए विहान, जो दूर से ही उन्हें देख रहा था, वो भी वहां से निकल जाता है। इधर सिटी हॉस्पिटल में बाहर कार रुकती है। वो लड़का जिसने अध्या को पेड़ के नीचे से उठाकर अपने साथ लेकर गया था, वो कार से बाहर निकलता है। फिर अध्या को वापस से गोद में उठाकर हॉस्पिटल से अंदर ले जाता है। कुछ देर बाद अध्या को डॉक्टर चेक कर रही थी। वही वार्ड के बाहर वो लड़का बेंच पर बैठा हुआ डॉक्टर के बाहर निकलने का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आती है, तो वो लड़का अपनी जगह से उठकर डॉक्टर के पास आता है और पूछता है, डॉक्टर अभी किसी है वो? उद्धरण चिन्ह, जिस पर वो डॉक्टर उस लड़के से सवाल करते हुए पूछती है, आप कौन है और पेशेंट के क्या लगते हैं? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बात सुनकर वो लड़का कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है, गाइस ज्वाइन मेंबरशिप एंड शो योर सपोर्ट। थैंक यू। Don't forget like, comments, share or subscribe. एपिसोड 57। सिटी हॉस्पिटल के बाहर कार रुकती है। वो लड़का जिसने अध्या को पेड़ के नीचे से उठाकर अपने साथ लेकर गया था, वो कार से बाहर निकलता है। फिर अध्या को वापस से गोद में उठाकर हॉस्पिटल से अंदर ले जाता है। कुछ देर बाद अध्या को डॉक्टर चेक कर रही थी। वही वार्ड के बाहर वो लड़का बेंच पर बैठा हुआ डॉक्टर के बाहर निकलने का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आती है,
तो वो लड़का अपनी जगह से उठकर डॉक्टर के पास आता है और पूछता है, डॉक्टर अभी किसी है वो? उद्धरण चिन्ह। जिस पर वो डॉक्टर उस लड़के से सवाल करते हुए पूछती है, आप कौन हैं और पेशेंट के क्या लगते हैं? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बात सुनकर वो लड़का कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है, भाई समझ लीजिए। अभी कैसी है उसकी तबीयत? उस लड़के की बात सुनकर वो लेडी डॉक्टर बोलती है, अच्छा हुआ आप सीधे इन्हें हॉस्पिटल ही लेकर आ गए। आपकी सिस्टर की तबीयत बहुत खराब है। अभी दवाई दे दी है मैंने। इस वक्त बेहोश है, कुछ देर में होश आ जाएगा, लेकिन आपकी सिस्टर की तबीयत को देखकर हम इन्हें डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। इन्हें कुछ दिन हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर वो बस अपना सर हिला देता है। वो लेडी डॉक्टर बिल पेमेंट करने का बोलकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो लड़का एक बार वार्ड के बाहर देखता है। फिर एक नर्स को ध्यान रखने का बोलकर वहां से चला जाता है। इधर विहान उस वेट्रेस ज्योति का पीछा करता है। कुछ देर बाद जब ज्योति और वो औरत वहां से चले जाते हैं, तो विहान भी वहां से चला जाता है। इस वक्त विहान के फेस एक्सप्रेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे। विहान वहां से निकलकर सीधे डार्क मैंशन के लिए निकल जाता है। वही खुराना मैंशन में सभी बहुत परेशान थे। गौरी जी की तबीयत बहुत ही खराब था। डॉक्टर गौरी जी का इलाज कर रहे थे। विवेक जी भी बहुत परेशान थे गौरी जी को लेकर। उन्हें अभी अध्या के बारे में पता नहीं था। डॉक्टर कुछ देर बाद बाहर आते हैं। डॉक्टर के बाहर आते ही विवेक जी तुरंत ही गौरी जी के बारे में परेशान होते हुए पूछते हैं, डॉक्टर क्या हुआ है गौरी को? क्या वो होश में आ गई? कैसी है मेरी वाइफ बताइए। विवेक जी की बात पर विक्रम जी और लक्ष्मी जी भी डॉक्टर को ही देखने लगते हैं। डॉक्टर उन्हें देखकर बोलता है, देखिए उन्हें किसी चीज का बहुत बड़ा सदमा लगा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जितना जल्दी हो सके उन्हें उस सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, वरना उनके मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा। दवाई मैंने लिख दिया है, आप इन्हें ले आइए। बाकी दो नर्स यहीं पे रहेगी। मैंने सभी चीजें उन्हें समझा दिया है। अभी मैं चलाता हूँ, कल तक आकर मैं एक बार और चेक कर लूँगा। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद विवेक जी विक्रम जी और लक्ष्मी जी की तरफ देखकर पूछते हैं, माँ ये अचानक ही गौरी की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई? डॉक्टर अभी किस बारे में बोल कर गए हैं आप बताएगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विवेक जी की बात पर लक्ष्मी जी उन्हें सभी चीजें बता देती है, जिसे सुनकर विवेक जी भी शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें अब अध्या की चिंता होने लगती है। इधर डार्क मैंशन में विहान जब मैंशन पहुंचता है तो अंदर आकर देखता है कि रेयांश वहां पे नहीं है। वो चारों तरफ देखता है।
फिर पुराने एक केयरटेकर से रेयांश के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पे है। केयरटेकर विहान को मिनी बार की तरफ इशारा करता है, तो विहान उस तरफ चला जाता है। कमरे के अंदर आकर विहान जब सामने देखता है तो उसे शॉक लगता है। पूरा कमरा तहस नहस हो रखा था। चारों तरफ सिर्फ टूटे हुए कांच के बोतल्स के टुकड़े पड़े हुए थे। विहान चारों तरफ देखता है और रेयांश को आवाज लगता है, लेकिन रेयांश उसे वहां पे नहीं मिलता है, जिससे विहान भी काफी परेशान हो जाता है और वहां से निकल जाता है रेयांश को ढूंढने के लिए। वही ऑस्ट्रेलिया में दक्ष काफी बिजी रह रहा था। हालांकि उसकी बात समर्थ से ही गई थी, लेकिन फिर भी उसे टेंशन हो रही थी। 2 दिन बीत गए थे। अभी तक दक्ष की बात अध्या से नहीं हो पाई थी, जिस वजह से वो काफी परेशान था। दक्ष इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ समर्थ को ही कॉल कर रहा था, लेकिन समर्थ कॉल पिक नहीं कर रहा था, जिस वजह से दक्ष को काफी गुस्सा आ रहा था। तभी उसके केबिन में असिस्टेंट आता है और पोलाइटली बोलता है, बॉस मिस्टर जॉन के साथ मीटिंग है, टाइम हो गया है, हमें निकलना होगा होटल के लिए। असिस्टेंट की बात सुनकर दक्ष खुद को कंट्रोल करके समर्थ को टेक्स्ट मैसेज करता है और मीटिंग के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद दक्ष की कार एक होटल के बाहर रुकती है। दक्ष अपने असिस्टेंट के साथ अंदर जाता है। वही प्राइवेट रूम के अंदर 3 लोग बैठे हुए थे। उनमें एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो दिखने में फॉरेनर लग रहा था। उस आदमी के बाजू में एक लड़की बैठी हुई थी जो दक्ष के ही उम्र की होगी। वो लड़की सिगरेट का कस भरते हुए उस अधेड़ उम्र के आदमी से इंग्लिश में बोलती है, डैड, क्या आपको यकीन है हमारा प्लान काम कर जाएगा? उस लड़की की बात सुनकर वो अधेड़ उम्र का आदमी, जो रिश्ते में उस लड़की का फादर लगता था, वो कॉन्फिडेंस के साथ ही इंग्लिश में बोलता है, ऑफ कोर्स सक्सेसफुल होगा हमारा प्लान। मुझे पूरा यकीन है, बस तुम अपना काम मत भूलना। पता है न तुम्हें क्या करना है। अपने डैड की बात सुनकर वो लड़की डेविल स्माइल करते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स डैड, मुझे पता है कि क्या करना है। वही उस अधेड़ उम्र वाला आदमी जिसका नाम जॉन था। उसका असिस्टेंट थोड़ा सा डरते हुए बोलता है, बॉस एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि डीके बहुत ही खतरनाक है, उसका लिंक सो के साथ भी है। अगर डीके को इस बात की भनक लग गई तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। उस आदमी की बात सुनकर वो लड़की गुस्से और घमंड के साथ बोलती है, यू बास्टर्ड, कीप योर माउथ शट, वर्किंग फॉर अस एंड प्रेजिंग अदर्स। यू बेस्टर्ड, अपने मुंह को बंद रखो। हमारे लिए काम करते हो और दूसरे की बड़ाई कर रहे हो। उस लड़की की बात सुनकर वो असिस्टेंट अपने सर को झुका लेता है और माफी मांगते हुए बोलता है, सॉरी राइमा मैडम, देयर वाज अ मिस्टेक, दिस वोंट हैपन अगेन। सॉरी राइमा मैडम, गलती हो गई, अब ये आगे फिर से नहीं होगा। असिस्टेंट की बात सुनकर राइमा कुछ बोलती उससे पहले ही उस रूम का दरवाजा खुलता है।
जिससे सभी का ध्यान दरवाजे की तरफ चला जाता है, जहाँ पे दक्ष अपने असिस्टेंट के साथ खड़ा था। दक्ष को देखते ही तीनों एकदम चुप हो जाते हैं। मिस्टर जॉन आगे आकर दक्ष का वेलकम करते हैं। मिस राइमा भी आगे आती है और दक्ष को हेलो बोलती है, लेकिन दक्ष उन्हें इग्नोर करके सीधे अपने सीट में बैठ जाता है और मीटिंग स्टार्ट करने का बोलता है। दक्ष के बिहेवियर की वजह से राइमा की मिठिया कस जाती है। उसे काफी इंसल्टिंग फील होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करके स्माइल करते हुए अपनी सीट में बैठ जाती है। मीटिंग स्टार्ट होता है। ऐसे ही आधा एक बीत जाता है। दक्ष का असिस्टेंट जरूरी काम की वजह से बाहर गया हुआ था। मीटिंग ओवर हो चुकी थी। मिस्टर जॉन दक्ष को ड्रिंक ऑफर करते हुए बोलते हैं, मिस्टर डीके, व्हाई डोंट वी हैव अ ड्रिंक अंटिल योर असिस्टेंट अराइव्स। मिस्टर डीके, जब तक आपका असिस्टेंट आ नहीं जाता तब तक क्यों ना एक ड्रिंक हो जाए हमारे साथ। बोलते हुए मिस्टर जॉन शराब की बोतल को ओपन करते हैं और एक ग्लास में निकलकर दक्ष की तरफ बढ़ा देते हैं। एपिसोड 58। मिस्टर जॉन आगे आकर दक्ष का वेलकम करते हैं। मिस राइमा भी आगे आती है और दक्ष को हेलो बोलती है, लेकिन दक्ष उन्हें इग्नोर करके सीधे अपने सीट में बैठ जाता है और मीटिंग स्टार्ट करने का बोलता है। दक्ष के बिहेवियर की वजह से राइमा की मिठिया कस जाती है। उसे काफी इंसल्टिंग फील होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करके स्माइल करते हुए अपनी सीट में बैठ जाती है। मीटिंग स्टार्ट होता है। ऐसे ही आधा एक बीत जाता है। दक्ष का असिस्टेंट जरूरी काम की वजह से बाहर गया हुआ था। मीटिंग ओवर हो चुकी थी। मिस्टर जॉन दक्ष को ड्रिंक ऑफर करते हुए बोलते हैं, मिस्टर डीके, व्हाई डोंट वी हैव अ ड्रिंक अंटिल योर असिस्टेंट अराइव्स। मिस्टर डीके, जब तक आपका असिस्टेंट आ नहीं जाता तब तक क्यों ना एक ड्रिंक हो जाए हमारे साथ। बोलते हुए मिस्टर जॉन शराब की बोतल को ओपन करते हैं और एक ग्लास में निकलकर दक्ष की तरफ बढ़ा देते हैं। दक्ष मिस्टर जॉन को मना कर देता है, ये बोलकर कि वो शराब नहीं पीता है। तो मिस्टर जॉन दक्ष को जूस का ग्लास देते हैं पीने के लिए। दक्ष जूस को ले लेता है, लेकिन पिता नहीं है। उसका ध्यान अभी भी अध्या के ऊपर ही अटका हुआ था। दक्ष अभी सोच ही रहा था कि उसका फोन रिंग करता है। दक्ष कॉलर आईडी देखता है, जिसमें समर्थ का कॉल आ रहा था। दक्ष तुरंत ही कॉल पिक करता है और समर्थ से बात करने लगता है। वही मिस्टर जॉन और उनकी घमंडी बेटी दक्ष के हाथों में पकड़े जूस के ग्लास को ही देख रहे थे। दक्ष समर्थ से बात करने में बिजी था, जिस वजह से वो उनके फेस एक्सप्रेशन नहीं देख पाता है। इस वक्त दक्ष के फेस एक्सप्रेशन बहुत ही सीरियस थे, जिसे देखकर मिस्टर जॉन का असिस्टेंट डर रहा था। वही मिस्टर जॉन और राइमा दोनों दक्ष के चेहरे को न देखकर जूस के ग्लास को देख रहे थे। दक्ष बात करते हुए ही वो ड्रिंक पी लेता है।
जिसे देखकर मिस्टर जॉन और राइमा दोनों के चेहरे में चमक आ जाती है। दोनों बाप बेटी खुशी खुशी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर अपने अपने वाइन को पीने लगते हैं। दक्ष कुछ देर बाद कॉल कट करता है। अभी वो नॉर्मल ही था। दक्ष का असिस्टेंट भी कमरे के अंदर आता है। दक्ष के असिस्टेंट को देखकर मिस्टर जॉन अपने असिस्टेंट को गुस्से से घूरते हैं, जिसे देखकर उनका असिस्टेंट अपने सर को झुका लेता है। अपने असिस्टेंट को देखकर दक्ष उसे बाकी का काम देखना का बोलकर वहां से बाहर चला जाता है, क्योंकि दक्ष को अचानक ही निहित गर्मी लगने लगती है। वो जल्द से जल्द अपने होटल रूम में जाना चाहता था। दक्ष को जाता देखकर मिस्टर जॉन और राइमा दोनों ही परेशान हो जाते हैं। मिस्टर जॉन राइमा को कुछ इशारा करते हैं, जिसे समझकर राइमा भी दक्ष के पीछे बाहर चली जाती है। दोनों के जाने ने बाद मिस्टर जॉन दक्ष के असिस्टेंट को अपनी बातों में उलझाए रखते हैं। इधर दक्ष को अब बहुत ही अजीब फील होने लगता। उसके कदम भी लड़खड़ा रहे। दक्ष को अपनी बॉडी बहुत ही जलता हुआ महसूस हो रहा था। वो जल्द से जल्द वहां से जाना चाहता था। दक्ष के पीछे आ रही राइमा जब लड़खड़ा कर चलते हुए दक्ष को देखती है तो जल्दी से उसके पास आती है और उसे पकड़ को इनोसेंट बनते हुए बोलती है, मिस्टर डी के क्या आप ठीक है? अचानक आपकी तबीयत कैसे बिगड़ गई? चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। बोलते हुए राइमा दक्ष के हाथों को पकड़कर अपने शोल्डर में रखती है। दक्ष उसे मना करता है लेकिन राइमा नहीं सुनती है। दक्ष को अब नशा होने लगा था, जिस वजह से वो चाह कर राइमा को दूर नहीं कर पा रहा था। राइमा दक्ष को अपने साथ उसी होटल के टॉप फ्लोर में लेकर जाती है, जहाँ पे उसने पहले ही रूम बुक करके रखा था। राइमा दक्ष को जैसे तैसे करके लिफ्ट से बाहर निकलती है और अपने बुक किए हुए रूम के अंदर लेकर चली जाती है। अंदर आकर वो दरवाजे को लॉक करती है और दक्ष को बेड पर लेटा देती। दक्ष वहां से जाने को होता है लेकिन उस कमरे से आ रही खुशबू उसे और नशे में डाल रही थी, जिससे वो चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। राइमा दक्ष को देखकर एक डेविल स्माइल करती है, फिर अपने फोन को निकलकर दक्ष को देखते हुए ही खुद से बोलती है, मिस्टर डी के आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले ही आपने ड्रग वाला जूस पी लिया है। नशे में तो आप हो ही, लेकिन ये कमरे से आ रही खुशबू तुम्हें और नशे में डाल देगी। इस ड्रग को खास आपके लिए ही मैंने मंगवाया है। आज एक तीर से दो शिकार होने वाले हैं। बोलते हुए राइमा जोर जोर से हंसने लगती है। फिर कमरे की लाइट को ऑफ करके दक्ष के पास जाती है। वही इंडिया में सिटी हॉस्पिटल। अध्या अभी बेहोश ही थी। वो अनजान लड़का अध्या के हॉस्पिटल बिल वगैरह जमा करवा चुका था। इस वक्त वो अध्या के वार्ड में बैठा हुआ अपने फोन में गेम खेल रहा था। कुछ घंटों बाद जब अध्या को होश आता है, तो वो खुद को अनजान से कमरे में पाती है, जिसे देखकर वो डर जाती है।
लाइक कमेंट शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। स्माइल विद अ हेलो। एपिसोड 59। कुछ देर बाद अध्या सिटी हॉस्पिटल। अध्या अभी बेहोश ही थी। वो अनजान लड़का अध्या के हॉस्पिटल बिल वगैरह जमा करवा चुका था। इस वक्त वो अध्या के वार्ड में बैठा हुआ अपने फोन में गेम खेल रहा था। कुछ घंटों बाद जब अध्या को होश आता है तो वो खुद को अनजान से कमरे में पाती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन वीकनेस की वजह से वो वहीं गिर जाती है, जिससे अध्या के मुंह से एक चीख निकल जाती है। अध्या की आवाज सुनकर वो लड़का जो अध्या की तरफ पीठ करके बैठा हुआ था, वो पलटता है और जमीन पे गोरी हुई अध्या को देखकर उसकी तरफ आता है हेल्प करने के लिए। डरी हुई अध्या जब उस लड़के को देखती है तो उसका डर कम हो जाता है। वो लड़का अध्या को बेड तक जाने में हेल्प करता है, फिर पानी का ग्लास अध्या को देते हुए उसे पीने का बोलता है। अध्या उस लड़के के हाथों से पानी का गिलास लेकर धीरे से बोलती है, और एनबीस, आप वही है न जिसने मुझे उस रात उस क्लब में बचाया था उन बुरे लड़कों से? क्या आप मुझे यहाँ पे लेकर आए हो? और एनबीस। अध्या की बात सुनकर वो लड़का अध्या को घूरते हुए बोलता है, क्या तुम्हें यहाँ मेरे सिवा कोई और दिखाई दे रहा है? जिस पर अध्या अपना सर को न में हिला देती है और फिर से सवाल करती है, लेकिन आपने मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? क्योंकि तुम मुझे सुनसान रास्ते में अकेले मिली, वो भी बहुत बीमार। तुम्हें इसकी जरूरत थी, इस वजह से मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया। अध्या के सवाल पर वो लड़का बोलता है। अध्या, अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है भैया? और एनबीस। वो लड़का अध्या की बात सुनकर कुछ देर के लिए उसे घूरने लगता है और फिर बोलता है, शिवम। सेमीकोलन। ओ वाव शिवम भैया, आपका नाम भी आपकी तरफ कुल है। मेरा नाम अध्या है। अध्या अपनी बड़ी बड़ी आंखें टिमटिमाते हुए क्यूटली बोलती है। तो शिवम के चेहरे पर भी स्माइल आ जाता है। वो वही टेबल में रखे बेल को प्रेस करता है। तो कुछ देर बाद कुछ डॉक्टर अंदर आते हैं और अध्या को चेक करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चले जाते अध्या को चेक करके। सेमीकोलन। डॉक्टर के जाने के बाद शिवम अध्या के पास वाली चेयर सीट पर बैठ जाता है और अध्या को खाने के लिए बोलता है। अध्या को बहुत भी जोर की भूख लगी थी, जिस वजह से वो भी शिवम के लाए हुए खाने को खाने लगती है। खाना खाने के बाद शिवम अध्या को दवाई देता खाने के लिए है, जिसे अध्या बिना न नुकुर के खा लेती है। फिर शिवम अध्या को समझाते हुए पूछता है, तुम वहाँ पे अकेले क्या कर रही थी? वो भी रात के वक्त। तुम्हें पता भी है ये कितना डेंजरस था तुम्हारे लिए, और अगर मेरी जगह कोई बुरे लोग की नजर पड़ती तो क्या होता? शिवम की बात पर अध्या बिना कुछ बोले अपने सर को झुका लेती है। उसके आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो उसे बहने से रोक रही थी।
अध्या को चुप देखकर शिवम उसे समझाते हुए बोलता है, देखो मैं तुम्हें हट करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम ही सोचो इतनी रात को अकेले बाहर घूमना क्या तुम्हारे लिए सेफ था। शिवम की बात पर अध्या बिना कुछ बोले बस अपने सर को न में हिला देती है। तो फिर तुम बाहर अकेले क्यों आई थी? तुम्हारे घर वाले और एनबीस पेरेंट्स भी परेशान हो गए होंगे। और तुम भी कितनी बीमार पड़ गई। मुझे अपने पेरेंट्स का नंबर दो, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ, शिवम अध्या से बोलता है। लेकिन अध्या को उदास और चुप देखकर उसके पेरेंट्स का नंबर मांगता है ताकि उन्हें इन्फॉर्म कर सके। लेकिन अध्या कुछ नहीं बोलती है और एनबीस शिवम चुपचाप सर को झुकाए बैठी हुई अध्या को देखता है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसका फोन रिंग करता है और एनबीस कॉलर इट देख और शिवम अध्या को रास्ट करने का बोलकर खुद बाहर चला जाता है। इधर अध्या शिवम के जाने के बाद उसके बातों के बारे में सोचने लगती है कि वो इतनी रात को अकेले बाहर क्यों आई थी। उसके पेरेंट्स घर वाले परेशान होंगे। अब वो शिवम को क्या हो बोलती कि उसके घर वालों ने ही उसे इतनी रात को घर से बाहर निकल दिया। उसके बारे में बिना कुछ सोचे ही उसकी मम्मा ने भी उसे नहीं रोका। सेमीकोलन इन बातों के बारे में सोचकर अध्या काफी उदास हो जाती है। उसके आंखें से आंसू बहने लगते हैं। दवाई और प्रेशर जो उसके दिमाग में था इन सब की वजह से वो रोते हुए ही कुछ देर में सो जाती है। कॉल पिक करता है जिसमें मिस्टर बॉस लिखा हुआ था। शिवम उस कॉल को पिक करता है। दूसरे साइड से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर शिवम परेशान होते हुए बोलता है, नो प्लीज आप मत आइए, मैं कर लूंगा, बस आप कुछ महीने और मुझे दीजिए। मिस्टर बॉस मैं पक्का इस बार कायू को ढूंढ लूंगा। सेमीकोलन दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर शिवम का फेस बहुत ही सीरियस हो जाता है। वो ध्यान से सारी बातें सुनने लगता है। कुछ देर बाद फोन पे बात करने के बाद शिवम कॉल कट कर देता है। फिर अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप कर किसी को भेज देता है। उसके बाद शिवम वापस से वर्ड के अंदर आता है तो देखता है कि अध्या सो रही है। वो बिना अध्या को डिस्टर्ब किए एक नर्स को बुलाता है और अध्या का ध्यान रखने का बोलकर चला जाता है। डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट्स शेयर और सब्सक्राइब। एपिसोड 60 दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर शिवम का फेस बहुत ही सीरियस हो जाता है। वो ध्यान से सारी बातें सुनने लगता है। कुछ देर बाद फोन पे बात करने के बाद शिवम कॉल कट कर देता है। फिर अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप कर किसी को भेज देता है। उसके बाद शिवम वापस से वर्ड के अंदर आता है तो देखता है कि अध्या सो रही है। वो बिना अध्या को डिस्टर्ब किए एक नर्स को बुलाता है और अध्या का ध्यान रखने का बोलकर चला जाता है। इधर अमेरिका में केडी के मेंशन में
इस वक्त केडी और माइकल दोनों अपने कुछ जरूरी लोगों के साथ बैठे हुए मीटिंग कर रहे थे। इस समय सभी के चेहरे बहुत ही सीरियस थे। कई घंटे मीटिंग के बाद सभी लोग चले जाते हैं। अब सिर्फ केडी और माइकल ही बचे थे उस मीटिंग रूम में। माइकल किंग साइड चेयर में बैठा हुआ था। वही उसके सामने वाली चेयर में केडी बैठा था। दोनों जरूरी बात कर रहे थे। हमारी शिप जो कल आने वाली थी, वो अब आरएस के कभी है। हमारे बहुत सारे आदमी भी उसके कब्जे में है। रोश का कॉल आ रहा है बार बार हथियार को लेकर, लेकिन जिसमें वो आ रहे थे वो शिप ही आरएस के कब्जे में है। वो सारे हथियार, गन, वेपन वगैरह हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। उनकी डिलीवरी अगले महीने होने की थी। अगर हमने रोश को माल डिलीवर्ड नहीं किया तो बहुत ही नुकसान होगा। साथ ही हमारे बिजनेस और रेपुटेशन में भी इफेक्ट पड़ेगा। अब हम क्या करें? अभी लिए मैंने रोश को संभाल लिया है, लेकिन कब तक संभालेंगे? केडी सीरियसली माइकल से कहता है। जिस पर माइकल क्लेमली बोलता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, माल टाइम से डिलीवर्ड हो जाएगा। केडी माइकल की बात सुनकर सीरियसली पूछता है, लेकिन माइकल हम कैसे माल को डिलीवर कैसे करेंगे जब वो हमारे पास है ही नहीं? नहीं है तो आ जाएगा, माइकल बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। जिसे देख और सुनकर केडी बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और वैसे पूछता है, लेकिन कैसे? मतलब कि आरएस वो सारे माल हमें क्यों वापस करेगा? जिस पर माइकल केडी को एक लिफाफा देते हुए बोलता है, इसकी वजह से। केडी लिफाफा खोलकर देखता है तो सामने एक तस्वीर थी। फोटो को देखते हुए ही केडी माइकल से बोलता है, ये फोटो, इसका क्या मतलब है? माइकल अपनी जगह से उठ काउंटर के पास जाता है और ड्रिंक करते हुए बोलता है, इसे उठाना है। मैंने कुछ आदमियों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, तो पता चला है कि ये लड़की उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे उठा लो, वो अपने आप ही हमारे रास्ते से हट जाएगा। केडी और माइकल के बारे में हमने चैप्टर 17 और 18 में पढ़ा था, इस वजह से कोई भी कंफ्यूज मत होना कि अब केडी और माइकल कौन है। वही इंडिया में रेयांश इस वक्त हॉस्पिटल आया हुआ था अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। वो काफी खुश लग रहा था। हो भी क्यों ना इसके डैड जो कोमा से बाहर आ गए थे। रेयांश इस समय डॉक्टर के केबिन में बैठा हुआ था। डॉक्टर रेयांश को उसके डैड के रिलेटेड बातें बता रहे थे। डॉक्टर रेयांश को समझाते हुए बोलता है, देखिए मिस्टर रेतांश, आपके डैड अभी कोमा से बाहर आए हैं, तो बॉडी पैरालाइज होना नॉर्मल है। इतने साल बेड पर एक ही पोजीशन में होने की उनकी बॉडी पैरालाइज हो गया है। इस वजह से अभी वो चल फिर नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फिर कभी चल फिर नहीं पाएंगे। टाइम लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। कल से ही फिजियोथेरेपी हम स्टार्ट कर देंगे, ताकि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है।
रेयांश डॉक्टर की बात सुनकर उनसे पूछता है, डॉक्टर वो कब तक उठेंगे और मेरी मॉम, वो कब तक ठीक हो जाएंगी? क्या उनकी कंडीशन में कोई सुधार हुआ है? उद्धरण चिन्ह। जिस पर डॉक्टर बोलता है, आपके डैड अभी दवाई की वजह से सोए हुए हैं। कल तक आप उनसे मिल सकते हैं। रही बात आपकी मॉम की तो वो पहले की तरह ही है। उनकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं है। कुछ देर डॉक्टर से बात करने के बाद रेयांश केबिन से बाहर आता है। फिर अपने फ़ोन को निकालकर ओबरॉय मैंशन में कॉल करता है और अपने डैड का कोमा से बाहर आने वाली बात अपने दादा दादी को बताता है, जिसे सुनकर वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ते हैं हॉस्पिटल के लिए। रेयांश उन्हें काफी माना करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनते हैं। रेयांश कुछ देर तक बाहर से ही अपने डैड को देखता है, क्योंकि अभी वो उनसे मिल नहीं सकता था, जिस वजह से वो बाहर से ही देख रहा था। फिर वहाँ से निकलकर नीचे वाले फ्लो पे जाता है, जहाँ पर अमाया को रखा गया था। इस वक्त अमाया की आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो हिल-डुल नहीं रही थी। रेयांश कुछ बोलता तो अमाया बस अपनी पलकें झपकाकर जवाब देती। काफी देर अमाया के पास ही रहने के बाद रेयांश वहाँ से चला जाता है। अमाया के सेफ्टी के लिए उसने बॉडीगार्ड्स पहले ही लगा दिए थे। कोई स्ट्रेंजर अंदर न आए इस बात का उन्हें ध्यान रखने का बोलकर रेयांश वहाँ से चला जाता है। इधर ऑस्ट्रेलिया में होटल के प्राइवेट रूम के अंदर चारों तरफ ड्रेसेस बिखरे हुए थे, तो वही बेड पर दो लोगों एक चादर में लिपटे सोए हुए थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड पसंद आई हो तो लाइक कमेंट्स शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। न्यू अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। Show your love and support. Thanks for watching Throwing Kisses Smile with a Halo.